नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। आज हम भूगोल में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए मानचित्र की परिभाषा, प्रकृति एवं मानचित्र की तकनीकों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानचित्र की परिभाषा की, यानी कि मानचित्र क्या है एवं इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का एक निश्चित मापक और प्रक्षेप पर विभिन्न संकेतों द्वारा प्रदर्शन ही मानचित्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानचित्र भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मैप शब्द की उत्पत्ति है वो मापा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कपड़े का मेजपोश। यह भूतल का एक लघु मापक चित्र है। विभिन्न विद्वानों ने मैप को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इरविन रेज, जिन्होंने बताया कि मानचित्र पृथ्वी के बड़े भाग के भूवितरण को चुने हुए संकेतों पर दर्शाने वाला एक ऐसा चित्र है जिसे कि मानो काफी ऊंचाई से घटाई गई मापनी पर देखा जाता हो। फिंच एवं ट्रिवार्था के अनुसार मानचित्र धरातल के आलेखीय निरूपण होते हैं। वॉन रिपर ने बताया कि पृथ्वी की सतह के लक्षणों का द्विविमीय तल पर घटाई गई मापनी द्वारा प्रदर्शन ही मानचित्र है। सर डडले स्टाम्प, जो कि एक बहुत ही महान भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने बताया कि मानचित्र धरातल अथवा उसके किसी भाग का तथा वहाँ के भौतिक और राजनीतिक लक्षणों आदि का अथवा खगोलीय पिंडों का कागज या किसी अन्य पदार्थ की समतल सतह पर निर्मित ऐसा चित्रण है जिसमें अंकित प्रत्येक बिंदु निश्चित मापनी या प्रक्षेप के अनुसार अपनी भौगोलिक अथवा खगोलीय स्थिति के अनुरूप स्थित होता है। इसी प्रकार आरपी मिश्रा तथा ए रमेश ने बताया कि समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग, आकाश या किसी अन्य आकाशीय पिंड के दृश्य, अवस्थितिक व वितरणात्मक प्रतिरूपों का मापनी के अनुसार प्रतीकात्मक आरेखन मानचित्र कहलाता है। प्रोफेसर आर.एन. सिंह तथा एल.आर. सिंह के अनुसार एक मानचित्र को पृथ्वी या उसके किसी भाग के धरातलीय नमूने का परंपरागत प्रतिरूप कह सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानचित्र में अंकित आकृतियों का पृथ्वी तल के संबंधित भाग से आनुपातिक संबंध है। मानचित्रों की जो रचना है उसको हम मानचित्र कला अर्थात कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मंक हाउस ने बताया कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। स्टाम्प के अनुसार मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर यह मानचित्रण आधारित है मानचित्र कला कहलाता है। मानचित्र कला अर्थात कार्टोग्राफी को बहुत ही रुचिकर ढंग से इरविन रेज ने समझाया। इरविन रेज ने बताया कि मानचित्र उच्चावच प्रतिरूप, आवीक्षण रेखाचित्र व मानारेख आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी में मानचित्र को 50% भूगोलवेत्ता, 30% कलाकार, 10% गणितज्ञ तथा 10% अन्य विषयों का ज्ञाता माना है। अतः मानचित्रकार को नक्शा नवीस से कहीं अधिक तकनीकी दृष्टि से पारंगत होना अनिवार्य है, क्योंकि उसे मानचित्र की बहुलक्षणीय तकनीक एवं क्षेत्र के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करने में अपने अनुभवों का व्यापकता से उपयोग करना होता है। उसे प्रक्षेपों की जानकारी, मापक की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनका मानचित्र में व्यापक उपयोग होता है। अतः मानचित्र कला में कलात्मक एवं वैज्ञानिक पक्ष महत्वपूर्ण है, जिनका विश्लेषण इस विषय की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। यहाँ यह बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानचित्र निर्माण के लिए सिर्फ कार्टोग्राफी की जानकारी होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ गणित तथा अन्य विषयों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। हमें क्या बनाना है ये तो हमें डेटा बता देंगे, पर कैसे बनाना है ये हमें उस विषय के अध्ययन से ही ज्ञात होगा। अब हम मानचित्र कला है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि मानचित्र कला, कार्टोग्राफी आर्ट है या साइंस है। तो मानचित्र कला के दोनों पक्ष हैं, इसका साइंस पार्ट भी है और इसका आर्ट पार्ट भी है। मानचित्रों के द्वारा खगोलीय पिंडों व पृथ्वी तल का निरूपण किया जाता है। ये निरूपण न केवल निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप ही बनाया जाता है, बल्कि इनमें कलात्मक पहलू भी शामिल होता है। अतः यह मानचित्र आलेखनों का अध्ययन होता है और कला आलेखनों का उत्कृष्ट रूप है। इसलिए एक मानचित्रकार एक कलाकार भी होता है।
चूँकि मानचित्र निर्माण में कुछ वैज्ञानिक नियमों का उपयोग होता है, इसलिए इसे किस सीमा तक कला कहा जाए, यह विवादास्पद विषय है। मानचित्र कला और कलाकार का उद्देश्य समान नहीं होता, क्योंकि कलाकार अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से मूर्त रूप देता है, चाहे सामने वाले के लिए वह अस्पष्ट ही क्यों न हो, जबकि एक मानचित्रकार मानचित्रण के नियमों से बंधा होता है, जिससे मानचित्र स्वतः स्पष्ट व कलात्मक बनाता है। मानचित्र से दूरियों के अनुपात, आकृति, रंगों का चयन, विवरणों का स्पष्ट प्रदर्शन आदि को मानचित्रों का सौंदर्य माने तो निश्चय ही मानचित्र कला को कला की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र कला का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। मानचित्र कला वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी से संबंधित विविध विषयों तथा तथ्यों को मानचित्रों, आरेखों तथा मॉडलों की सहायता से प्रस्तुत कर उन्हें सरल व आसान बनाया जाता है। मानचित्र कला की विषय वस्तु धरातल एवं कुछ सीमा तक खगोलीय पिंड है, अतः भौतिक भूगोल का ज्ञान उसके लिए आवश्यक हो जाता है। चूँकि मानचित्रों में भौगोलिक तथ्यों का वितरण दर्शाया जाता है, इसलिए मानचित्रकार को तथ्यों के वितरण की सही स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मानचित्र पर पृथ्वी के जटिल विवरणों का सामान्य चित्रण होता है, अतः उसे उन सभी विषयों का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए जिनके सहयोग से मानचित्र का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप मानचित्र कला एक अंतरा अनुशासनिक विज्ञान है जो विभिन्न विषयों के मध्य सामंजस्य प्रस्तुत करता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मानचित्र कला वैज्ञानिक विधियों, तर्क एवं तकनीकों पर आधारित है, जिसकी प्रकृति कलात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है। अब मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र कला की परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके विभिन्न पक्षों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि मानचित्र रचना का इतिहास क्या रहा है। यद्यपि मानचित्र आधुनिक वैज्ञानिक युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन परिवर्तित रूप में इसकी रचना का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय में बने मानचित्र मुख्यतः छायाचित्रों तथा साधारण रेखाचित्रों के रूप में ही होते थे, जो मापक रहित, आकार और स्थिति की शुद्धता भी नहीं रखते थे। मानचित्रों के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए उसके विकास के इतिहास का ज्ञान आवश्यक हो गया है। इस इकाई में हम उसके संक्षिप्त इतिहास को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। मानचित्र कला के इतिहास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन काल, मध्यकाल जो कि 400 से 1700 ईस्वी पश्चात तक था, और आधुनिक काल जो 1700 एडी से अब तक है। प्राचीन काल है, प्राचीन काल को हम 5 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ये हैं अति प्राचीन कला, यूनानी मानचित्र कला, रोमन मानचित्र कला, भारतीय मानचित्र कला एवं पूर्वी एशिया की मानचित्र कला। मानचित्र के इतिहास में अगला काल है मध्यकाल, यानी कि मिडाइवल पीरियड। इस काल में मानचित्र कला का विकास मुख्यतः 2 अलग अलग काल में हुआ। प्रथम है मध्यकाल का पूर्वार्ध काल जो 400 से 1200 ईस्वी, और मध्यकाल का उत्तरार्ध काल 1200 से 1500 ईस्वी। इस युग के उत्तरार्ध में दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया था, अतः मानचित्र कला इससे काफ़ी प्रभावित हुई। इसी कारण से इस काल को 2 कालों में विभक्त करना ही उपयुक्त है, अर्ली पीरियड यानी कि पूर्वार्ध काल तथा लेटर पीरियड जो कि उत्तरार्ध काल है। अब हम बात करते हैं मानचित्र कला के आधुनिक काल की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में मानचित्र कला में एक नवीन वैचारिक क्रांति आई। इसका मुख्य कारण वैज्ञानिक चिंतन का विकास था। नए सर्वेक्षण उपकरणों के आविष्कार और मानचित्रण तकनीकों में सुधार से अपेक्षाकृत अच्छे मानचित्रों का निर्माण होने लगा। इसी समय छायांकन एवं प्रतीकों के द्वारा उच्चावत निरूपण की विधि को विकसित करने का श्रेय फिलिप बुआचे को जाता है। जे.जी. लेहमान ने हैस्यूर प्रणाली से उच्चावत प्रदर्शित किया तथा 1749 में पहली बार स्थल भागों पर समुच्च रेखाओं के उच्चावत प्रदर्शन मिल्ट डी मर्कन ने किया। इससे पूर्व 1737 में पहली बार समुद्री भागों की समोच्च रेखाएं फिलिप बुआचे ने खींची थीं। आधुनिक काल में विभिन्न देशों में राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागों की स्थापना हुई। ब्रिटेन में 1765 में, फ्रांस में 1817 में, भारत में 1767 में तथा श्रीलंका में 1800 में एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 1882 में सर्वेक्षण विभागों की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेषकर 1870 के बाद, यूरोपीय देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में आर्थिक शोषण करने के लिए वहां के मानचित्रों का प्रकाशन भी शुरू किया। स्कॉटलैंड की मानचित्रावली 1895 में प्रकाशित करने का श्रेय जे.जी. बार्थोलोमेव को जाता है। 2 विश्व युद्धों का मानचित्र रचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध काल में सैनिक दृष्टि से मानचित्रों की मांग बढ़ गई थी।
1961 में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र कला स्वयं की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की मानचित्र कला को एक समान अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार विकसित करना था। आज मानचित्र जीवन का बहुत ही आवश्यक अंग बन गए हैं, इसलिए हम अब डिस्कस करते हैं मानचित्रण की तकनीकें, यानी कि टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग। मानचित्र निर्माण हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण होता है, जो 6 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला है प्रक्षेप का चयन, उसके बाद है मापनी का चयन, तीसरा है आंकड़ों का संकलन कि हम आंकड़े किस प्रकार एकत्रित करते हैं, फिर चौथा है मानचित्र संगठन, पांचवा है अक्षर लेखन तथा लास्ट में मानचित्र का आरेखन है। प्रक्षेप का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। किसी मानचित्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक होती है प्रक्षेप का चयन। गोलाकार पृथ्वी का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप विभिन्न प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रक्षेप के कुछ अपने विशिष्ट गुण व दोष होते हैं। अतः प्रक्षेप का चयन स्थिति, उद्देश्य, क्षेत्रफल, दिशा व आकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए बेलनाकार प्रक्षेप, मध्य अक्षांशों के लिए शंकु प्रक्षेप तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए खमद्य प्रक्षेप का चयन करते हैं। जिस प्रक्षेप पर मानचित्र बनाया गया है उसके नाम को मानचित्र के चौखटे में बाईं ओर लिख देते हैं, जिससे पाठक मानचित्र में आई त्रुटियों को समझ सकें। वायु मार्गों व समुद्री मार्गों के लिए शुद्ध दिशा प्रक्षेप, वितरण मानचित्रों हेतु समक्षेत्र प्रक्षेप तथा राजनीतिक मानचित्रों के लिए शुद्ध आकृति वाले प्रक्षेपों में से किसी एक का चयन किया जाता है। प्रक्षेप के चयन के बाद मानचित्र निर्माण में दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है मापनी का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्केल। स्केल किसे कहते हैं? स्केल होता है कि स्थानों के बीच धरातल की दूरियों तथा मानचित्र पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को हम स्केल से निर्धारित करते हैं। यानी कि मानचित्र पर मापनीय प्रदर्शन करने की 3 विधियां हैं, कथन द्वारा, प्रदर्शक बिंदु द्वारा तथा आलेखी विधि के द्वारा। मूल आकार से भिन्न आकार में मानचित्र बनाए जाएं तो उनके लिए आलेखी विधि ही प्रयोग करनी चाहिए। इसके पश्चात मानचित्र निर्माण में तीसरी महत्वपूर्ण तकनीक है आंकड़ों का संकलन, यानी कि डेटा कंपाइलेशन। प्रक्षेप और मापनी के सही चयनोपरांत हमें उस क्षेत्र का रेखा मानचित्र की आवश्यकता होती है जो कि प्राथमिक मानचित्र को अनुरेखित करके बनाया जा सकता है। इसे सही आकार में बनाने के लिए इसका लघुकरण या विवर्धन कर सकते हैं। कई बार भिन्न भिन्न भागों के मानचित्रों को एक ही मापनी पर जोड़ना पड़ता है। दूसरे चरण में हम मानचित्र पर आधार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, जिससे मानचित्र अधिक उपयोगी बन सके। आधार आंकड़े कई प्रकार के होते हैं, उन्हें मानचित्र की विषय वस्तु के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जैसे फसलों के वितरण मानचित्र में समवर्षा रेखाओं को आधार आंकड़ों के रूप में दिखाया जा सकता है। तीसरे चरण में आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु मात्रात्मक गुणात्मक विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। गुणात्मक विधियों जैसे रंगारेख विधि, चित्री विधि, वर्ण प्रतीकी विधि तथा नामांकन विधि गुण प्रधान मानचित्र बनते हैं, जबकि मात्रात्मक विधियों में डॉट मेथड, आइसोप्लेथ मेथड तथा कोरोप्लेथ मेथड का उपयोग किया जाता है। अगली तकनीक है मानचित्र संगठन, जिसके कई महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनमें से प्रथम है मानचित्र का शीर्षक, यानी मानचित्र का हमने शीर्षक किया दिया है, वो विषय वस्तु तथा आंकड़ों की प्राप्ति का वर्ष अवश्य दिखाए तथा इसके साथ साथ शीर्षक सदैव पूर्ण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज है लीजेंड। मानचित्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों का प्रयोग होता है, अतः मानचित्र के पठन हेतु उनके लिए संकेत बनाकर अर्थ लिखना आवश्यक होता है, जो कि लीजेंड के तहत लिखा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है चौखट की मानचित्र का बॉर्डर कैसा है। कभी कभी हम 2 रेखाएं खींचकर एक चौखटा बनाते हैं, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मान लिख देते हैं। फिर चौथी महत्वपूर्ण चीज है अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं, जिसमें हम अक्षांश देशांतर रेखाओं के देने से मानचित्रों की उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन रेखाओं के जाल से पूरा मानचित्र ही अस्पष्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं कि आंतर चित्र की अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है तो उसका हम मैप के अंदर एक लघु चित्र बना देते हैं। इसका मापक, शीर्षक, संकेत आदि मुख्य मानचित्र से भिन्न होते हैं। ओरिएंटेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब मानचित्र पर अक्षांश देशांतर नहीं होते हैं तो दिशा बोध कराने के लिए मानचित्र पर हम तीर या कंपास फूल बनाकर उस पर कैपिटल N लिख देते हैं। सामान्यतः ये ऊपर की ओर होता है। इसके बाद अन्य तकनीक है मानचित्र में अक्षर लेखन। अक्षर लेखन का मानचित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मानचित्र का आकार, मानचित्र में प्रदर्शित स्थानों का तुलनात्मक महत्व तथा मुद्रण के पश्चात मूल मानचित्र के आकार में होने वाले परिवर्तन आदि तथ्य मानचित्र के काम लिए जाने वाले अक्षरों के आकार को निश्चित करते हैं। अक्षरों के आकार को पॉइंट कहते हैं, जैसे 10, 12, 18 पॉइंट आदि।
जहाँ अक्षर लेखन उनके लिए किया जाता है, जैसे पर्वत श्रेणियों और नदियों के नाम उनकी दिशा के समानांतर लिखे जाते हैं, नगरों के नाम अक्षांश रेखाओं के समांतर लिखते हैं, बंदरगाहों के नाम समुद्री मार्ग पर लिखे जाते हैं और महाद्वीपों के नाम फैलाकर लिखे जाते हैं। अब सबसे अंतिम पड़ाव है मानचित्र का आरेखन। इसमें क्या है करते हैं हम कि सर्वप्रथम मानचित्र के चौखटे में उपयुक्त स्थान पर रूपरेखा मानचित्र खींचते हैं, फिर विभिन्न भौगोलिक तथ्यों की सही स्थिति ज्ञात कर उसे पेंसिल से अंकित करते हैं, फिर आंतरिक सीमाएं, रेल मार्ग, सड़कों तथा उन पर नगरों को अंकित करते हैं। सबसे बाद में मानचित्र पर अक्षर लेखन का कार्य नियमानुसार संपन्न किया जाता है। फिर इस पर हम स्याही से आरेखन करते हैं। स्याही से आरेखन के समय सर्वप्रथम अक्षर लेखन, फिर प्रतीकों को पक्का करना और अंत में शेष कार्य संपन्न किया जाता है। इस प्रकार आज हमने समझा कि किस प्रकार मानचित्र का निर्माण होता है, इसकी महत्वपूर्ण तकनीकें कौन कौन सी हैं। धन्यवाद।